नमस्कार फ्रेंड्स, केबीएस विजेता एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम एक अपनी उद्घाटन सत्र में एसएससी जीडी को लेकर हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए ये फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें जीएस की वन लाइनर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे और वन लाइनर सीरीज के फैक्ट के साथ आने वाले समय में हम जो एसएससी के एग्ज़ाम में जिन 4 मुख्य विषयों को लेकर परीक्षाएं ली जाती है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल स्टडीज़, उसको लेकर सिलसिलेवार ढंग से एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका अभिनंदन है। आप हमारे इस केबीएस विजेता एकेडमी को अपना प्रेम और स्नेह दें। तो आइए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि बहुत सरल रूप में वन लाइनर जीएस है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और आपको बात बताता चलूं कि एसएससी जीडी को लेके हमने शौर्य बैच के नाम से पहल शुरू की है। जो हमारा एसएससी जीडी का बैच प्रथम बैच प्रारंभ हो रहा है 21 जुलाई 2025 से। 3 विषयों को लेके हम अपना विषय प्रारंभ कर रहे हैं, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। हमारी विशेषताएं हैं कुछ कि हम समय पर सिलेबस पूरा करने की गारंटी देते हैं। दूसरा कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन बच्चों को 1 to 1 टीचर के साथ ही एक ऐसा समग्र नोटबुक देते हैं बच्चों को जीएस की, इंग्लिश की, मैथ की, जो प्रैक्टिस के तौर पर भी वो यूज कर सकते हैं और साथ ही वो नोट हमेशा उनके एग्जाम में काम आएगी। अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ मार्गदर्शन। और हमारा केबीएस विजेता एकेडमी का एड्रेस है 2nd फ्लोर ऐश्वर्य भवन, ओल्ड हाई कोर्ट रोड, नियर डीपी विप्रा कॉलेज, बिलासपुर। तो आइए देखते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम एक भाषा है जो भारत के केरल राज्य में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाने वाली भाषा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, जम्मू किसके तट पर है? यानी पूछ रहा है कि जम्मू किस नदी के तट पर है। तो जम्मू जिस नदी के तट पर स्थित है वह नदी है जम्मू। ऐसे याद रख सकते हैं कि टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस चलती है या ट्रेन का नाम है जम्मू तवी। तो जम्मू स्थित है किस नदी के तट पर? तवी नदी के तट पर। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, यानी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ अपने बेमिसाल शहर को निर्माण करने के लिए जाना जाता है। यानी कि चंडीगढ़ में जो शहरीकरण किया गया है वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। और चंडीगढ़ का रॉक गार्डन एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक जगह है वहाँ का। मतलब चंडीगढ़ अगर कोई जाता है तो रॉक गार्डन घूम के जरूर आए। अगर कोई जैसे दिल्ली जाता है तो मुगल गार्डन या आप उसको अमृत उद्यान कहते हैं, वैसे ही रॉक गार्डन। तो क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी रॉक उद्यान किसने बनवाया? तो व्यक्ति का नाम है जिन्होंने बनवाया, नेक चंद सैनी। ये है। अगला प्रश्न है, वन लाइनर फैक्ट है कि मानसूनी हवाएं क्या है। इसको सुनेंगे कि अंग्रेजी में अगर इसी को बोला जाए तो व्हाट आर मानसून विंड्स। जगह जगह अभी न्यूज़पेपर वगैरह में चलता है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मानसूनी हवाएं वैसी पवनें होती हैं, मानसूनी हवाएं वे पवनें हैं जो एक नियमित समय अंतराल के बाद वापस मुड़ के आती है। यानी कि जो मानसून विंड्स हैं उनका हर वर्ष एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन हवाओं की गति की पुनरावृत्ति होती है। तो मानसून विंड्स आर द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि समय के साथ वो मानसूनी हवाएं फिर से लेती हैं करवट। खास तौर से ये मानसूनी हवाएं हिंद महासागर में एक्टिव होती हैं और जो विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा को जब वो पार करती हैं तो दक्षिण पूर्व की ओर से जाती हैं उत्तर पूर्व की ओर। तो इन मानसूनी हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भी कहते हैं, यानी साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स भी। तो ये है। रेलवे के मीटर गेज, जिसको हम मीटर गॉग लिखते हैं, GAUGE, लेकिन पढ़ते हैं मीटर गेज।
तो मीटर गेज की लंबाई कितनी, बहुत सरल है कि अगर मीटर गेज है तो उसकी लंबाई 1 मीटर होगी। दो और गेज होता है, एक होता है नैरो यानी संकीर्ण गेज, जिसको हम लोग नैरो गेज कहते हैं, और एक होता है ब्रॉड, जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं। इन दोनों की लंबाई कितनी है? जो आपका ब्रॉड गेज है उसकी लंबाई होगी 1.676 मीटर, यानी 1 मीटर के आधे से थोड़ा अधिक, और जो नैरो गेज है उसकी लंबाई होगी 0.672 मीटर, यानी 1 मीटर से कम। तो ये याद रखना है कि नैरो गेज मीटर से कम होता है और ब्रॉड गेज लगभग मीटर से 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और समझते हैं। पहला प्रश्न है, अजमेर किस सूफी संत के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो शहर अजमेर है वह प्रसिद्ध है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं। जैसे आप सिंबल, इस्लाम में बहुत मुकद्दस ये सिंबल है 786, ख्वाजा गरीब नवाज। जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है वो सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला से संबंध रखते थे। तो चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरिया, ये सभी जो है वे सभी सिलसिला थे सूफी संप्रदाय के। दो प्रकार के आंदोलन शुरू हुए थे, धार्मिक आंदोलन, हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन और इस्लाम में सूफी आंदोलन। ये बात मध्यकाल की है, जो कि मिडिवल इंडिया हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। रॉक मेमोरियल समर्पित है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था रॉक गार्डन, यहाँ क्वेश्चन है रॉक मेमोरियल। ये रॉक मेमोरियल समर्पित है किनके लिए? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। ये कन्याकुमारी में स्थित है रॉक मेमोरियल, और वहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, तो उनके लिए समर्पित है। उसी के समीप में एक बहुत बड़ी मूर्ति है, स्टैचू है, जो दक्षिण भारत के महानतम संत कहूं तो संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति है वहां पर, और वहां भारत का जो मेनलैंड है, मुख्य भूमि, वो समाप्त हो जाती है। 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोध गया का संबंध किस धर्म से है? तो बोध गया का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की एक पवित्र तीर्थ स्थल बोध गया, जहां पर महाबोधि मंदिर स्थित है, जहां विश्व भर से श्रद्धालु, बौद्ध धर्म से संबंधित श्रद्धालु वहां ध्यान करने, दर्शन करने और अपने इष्ट की उपासना करने के लिए आते हैं। यह महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, और बोध गया वही स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की या संबोधि की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्धत्व मतलब जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋषि गौतम को कठोर तपस्या करने के बाद वो स्थान बोध गया है, इसीलिए बौद्ध धर्म में इस स्थान का बड़ा महत्व है। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीजल इंजन निर्माण इकाई, यानी कि जहां पर डीजल लोकोमोटिव बनाया जाता है, डीजल इंजन बनाया जाता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का इकाई कहां पर स्थित है? तो ये जगह है वाराणसी या बनारस में डीजल लोकोमोटिव इकाई है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्वतंत्रता मिली? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था 200 सालों तक। वो उसका नेतृत्व किया, युद्ध का नेतृत्व किया जॉर्ज वाशिंगटन ने, और तत्कालीन समय में जॉर्ज वाशिंगटन ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को छूता है? 7 राज्यों की सीमाओं को छूने वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश के अलावा, वह राज्य है असम। असम, जहां पर जितने भी सब सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी सीमाएं छूती है।
अगला क्वेश्चन है वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, या वॉर एंड पीस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो उसका सही उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय। जिन जिन जिनसे प्रेरणा मिली गांधी को अपनी अहिंसावादी विचारधारा और सत्याग्रह की, ऐसे रशियन राइटर थे लियो टॉल्स्टॉय। 13 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं वन लाइन में। वायुमंडल का अर्थ होता है कि वायु का जो आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ, वायु का जो आवरण है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल एयर, ये जो हवा है वो हवा धरती के सतह की ओर दाब लगाती है। तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हवा है वो हवा पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है, और इसी खिंचाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी जो वायु का दाब है इसको हम शॉर्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर भी कहते हैं। तो हवा के द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगाए जाने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण हवा को जो खींचता है वही उसका कारण है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, या कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में रेफ्रिजरेटर में R134A और दूसरा R438A, ये दो प्रकार की गैस प्रयुक्त की जाती है। अन्य गैसें भी रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त की जाती है, जैसे फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। काफी सारे रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में इस तरह की गैसेस प्रयुक्त की जाती है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या पूछता है, उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। किस धातु को भविष्य की धातु या फ्यूचर मेटल कहा जाता है? आइए देखते हैं फ्यूचर मेटल कौन सी धातु को कहा जाता है। तो एक धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम बहुत महंगी धातु है। टाइटेनियम सोने से महंगी है, टाइटेनियम प्लैटिनम से महंगी है, टाइटेनियम गोल्ड से महंगी है, और टाइटेनियम काफी मजबूत होती है, और ये एक दुर्लभ धातु है अपने आप में, और बहुत मुश्किल से मिलती है, और इतनी मजबूत धातु है कि लंबे समय तक वो चलती है। तो आने वाले समय में जो धातु सबसे कीमती हो जाएगी वो है टाइटेनियम। आइए दोस्तों अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र स्थिति में कौन सा तत्व पाया जाता है? स्वतंत्र स्थिति में पाया जाने वाला जो तत्व है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में स्वतंत्र स्थिति में पाया जाता है। ऑक्सीजन के साथ खास बात है कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन का जो सिंगल एटम है वो कंबाइन करके ओजोन का भी निर्माण करता है। तो ये एक ऐसा तत्व है जो पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भूदान आंदोलन। ये जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये आंदोलन स्टार्ट किया महान संत भारत के, जिन्होंने पैदल यात्रा करके उन भूमिहीन किसानों को जमीन दान में दिलवाई। जो जमींदार समूह थे उनसे आग्रह किया, अनुनय विनय किया, और उन्हें जमीन दान में दिलवाई। उन्होंने एक फेमस मूवमेंट चलाया, भूदान आंदोलन। ऐसे भारत के महान संत का नाम है आचार्य विनोबा भावे। बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ विनोबा भावे का नाम लिया जाता है भारत में, कि गांधीवादी विचारधारा के थे, सरल सहज संत जैसे व्यक्तित्व था इनका, और उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करके लोगों को आग्रह किया कि भूदान करें, ताकि जिनके पास खुद की जमीन न हो वो भी एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उस क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन में कई सारे इंफॉर्मेशन है। पहला तो कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के पहले गुरु है गुरु नानक देव जी। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी।
गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की। ये क्वेश्चन बना, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की। पंजाब में किस स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना हुई? तो आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव बहुत फेमस प्रस्ताव है, भारतीय इतिहास में इस स्थान का बड़ा महत्व है। खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? याद रखिएगा एक तिथि 13 अप्रैल को जो तिथि मनाई जाती है, दो कारणों से मनाई जाती है, एक खुशी और एक दुख के लिए। खुशी ये है कि इस तिथि को पंजाबी भाई बंधु बैसाखी का पवित्र त्योहार मनाते हैं, उनके लिए वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार होता है गुरु पर्व के बाद। और 13 अप्रैल 1699 को सिखों का एक अलग पंथ स्टार्ट किया गया, खालसा पंथ। यानी खालसा पंथ मतलब कि वो प्योर सॉल है, यानी एकदम पवित्र सॉल है। और सिखों में जो उत्साह है, जो पराक्रम है, जाबाजी है, फौलादी बनाना है, मार्शियल मैन बनाना है उनको, ताकि एक ऐसे सिख हो जो अपनी कौम की अस्मिता को बचाने के लिए वो अपने जान की बाजी भी लगा दे दूसरों की रक्षा के लिए। और खालसा पंथ बनाने का उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी का ये था कि उन्होंने 4 के यानी प्रिंसिपल की स्थापना की। वो 4 के क्या है कि कंघा, केश, कड़ा और कृपान, ये 4 चीजें खालसा पंथ के लिए है। और आप देखे होंगे कि सिख जो विश्वास करते हैं, जो बिलीवर्स है उस तरह के पंथ में, वो अपने केस नहीं कटाते, अपना कंघा अपने हमेशा इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो कृपानधारी सिख हैं, उन कृपानधारी सिखों को कहीं भी आने जाने की कृपान को रख के इजाजत होती है। तो ये चीज है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, जिसको आज कॉमन एरा लिखते हैं आज की डेट में। तो 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब सम्राट बना बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अभी कुछ समय पहले मूवी आई थी छावा, उसमें औरंगजेब के बहुत फेमस डायलॉग है कि अपने भाइयों और बहुत लोगों की लाश पर चढ़ के मैंने ये गद्दी पाई थी। दारा शिकोह से लेके उन तीनों भाइयों का कत्लेआम करने के बाद वो गद्दी पाई। तो उस मूवी के आखिरी सीन में, जो छावा मूवी के आखिरी सीन में एक बात थी कि जो विकी कौशल ने निभाई, उनका जो किरदार है, किनका, संभाजी का, महाराज का जो किरदार है, महान मराठा सम्राट संभाजी का जो किरदार है, उसमें कहते हैं कि मैं मरूंगा तो हर दिन हर जगह एक नया शांभा, एक नया शिवा पैदा करेगी हमारा स्वराज, लेकिन तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे मरने के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो वहां से औरंगजेब की मृत्यु भारतीय इतिहास का एक वाटरशेड मोमेंट था और वहां से मुगल साम्राज्य का विघटन और पतन शुरू हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के आदि गुरु और अंतिम गुरु कब बने? गुरु ग्रंथ साहिब आदि गुरु हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। आदि मतलब कि सबसे ऊपर के गुरु हैं, और गुरु की परंपरा जो है, गुरुशिप ट्रेडिशन, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने खत्म कर दी। उन्हें पता था, अपनी मृत्यु से पहले शायद उन्हें पता था कि गुरु के पद के लिए सिख बंधु बांधव आपस में लड़ने लगेंगे और इससे भारी कत्लेआम मचेगा, इसलिए उन्होंने गुरु की परंपरा को ही समाप्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि सभी गुरुओं के जो वचन हैं, उनके जो स्मृतियां हैं, सभी गुरु की जो शिक्षाएं हैं, वे सभी शिक्षाएं एक पुस्तक में संकलित की जाएगी और वही पुस्तक आज के बाद सिख धर्मावलंबियों को मार्गदर्शित करेगी। तो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया गया, गुरु के स्थान पर विराजमान किया गया और उन्हें बहुत आदर के साथ सिख धर्म मानता है। ये गुरु की परंपरा शुरू हुई, जो मानना शुरू हुआ गुरु ग्रंथ साहिब को आदि गुरु का, वो 1708 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध है वो दो पक्ष थे। एक तरफ
ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। बंगाल के तरफ से लड़ने वाला एक युवा नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उस युद्ध को का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। इवेंचुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली थी, उन्होंने वो युद्ध जीत लिया। और भारतीय इतिहास का ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जिसमें कुछ लोगों की साजिश, अंग्रेजों की श्रेष्ठता वो हुई और भारतीय इतिहास का जो स्वरूप और कोर्स है वो चेंज हो गया। तो 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है जुलाई 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के उल्लेखनीय प्रयासों के पश्चात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू, इस्लाम सभी धर्मों के जो विवाह है, तलाक है, जो फैमिली मैटर है यानी व्यक्तिगत मामले हैं, उनको लेकर नए कानून आए। तो उसके बाद से इसमें समय समय पर संशोधन हुआ। 23rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 और तिथि थी 16 अक्टूबर। अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को लेकर तर्क यह दिया कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत बन गया है कि इसको मैनेज करना, प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है और प्रशासनिक असुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल भारत में है और पूर्वी बंगाल कालांतर में बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के बाद, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा युद्ध लड़ा गया 1971 में, वही बांग्लादेश के गठन का कारण बना, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो वो तिथि थी 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन के पहल पर बंगाल का विभाजन किया गया। बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, कभी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम जीएस की डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे एक मुख्य कारण था कि रॉलेट एक्ट, जो कि एक काला कानून था, उसके विरोध में लोग वहां इकट्ठे हुए थे। रॉलेट एक्ट एक प्रकार का ऐसा कानून था जहां सिर्फ संदेह या शक के आधार पर कि कोई व्यक्ति क्रांतिकारी है, 2 वर्षों तक बिना उस पर मुकदमा चलाए कैद में हिरासत में रखे जाने का प्रावधान था, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। 1857 के लखनऊ विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम आजादी के लिए भारत में हुई, उस स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग पॉकेट्स में हुए स्वतंत्रता संग्राम की पहली जो महासमर थी हमारे देश की, तो उस लड़ाई में अलग अलग जगह पर लोगों ने नेतृत्व किया। कहीं मेरठ में नेतृत्व किया, कहीं दिल्ली में नेतृत्व किया। तो एग्जाम में पूछता है कि बिहार में किसने नेतृत्व किया, लखनऊ में किसने किया, दिल्ली में किसने किया। तो आज हमारा प्रश्न है कि लखनऊ के विद्रोह के नेता कौन थे? तो लखनऊ अवध की राजधानी थी और अवध के नवाब थे, अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की जो बेवा थी यानी बेगम साहिबा, वाजिद अली शाह के गुजर जाने के बाद, तो उन्होंने उसका नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि अवध क्या था? अवध एक सीट थी, अवध एक स्थान, ऐसा स्थान था जो, और वहां के राजा को नवाब कहते थे। लखनऊती एक बहुत बड़ा घराना था लखनऊ, और वहां पर बेगम हजरत महल जो थी वो अंग्रेजों से अवध कभी खुश नहीं था, तो इसीलिए वहां पर उसका विद्रोह शुरू हुआ। काकोरी मामले में काकोरी षड्यंत्र, उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से एक काकोरी एक षड्यंत्र है। काकोरी उत्तर प्रदेश में इसलिए प्रसिद्ध है केवल काकोरी, क्योंकि काकोरी में कई नौजवानों ने एक ट्रेन में जिसमें सोना जा रहा था उसके लूटने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणों से
वो सभी के सभी पकड़े गए और इस षड्यंत्र केस में उन पर भारी मुकदमा चलाया गया, जिसमें 4 ऐसे नौजवान थे जिनको फांसी दी गई। जो फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारी हैं उनके नाम बता रहा हूं। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। तो इन चार नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, जो क्रांति की जो ज्वाला है उसको सुलगाने में का बड़ा काम किया। और आज भी जब राष्ट्रभक्ति की बात होती है तो इसको जरूर याद किया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल की ये अविस्मरणीय और अमर रचना। तो काकोरी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, आज भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन भारतीय इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्ण अक्षरों में इसका नाम सदा अंकित रहेगा। त्रिपुरी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ वर्ष 1939 में। याद रखिएगा, त्रिपुरी वही अधिवेशन है जहां महात्मा गांधी के समर्थन से कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो उठे पट्टाभी सीतारामैया, उनकी हार हुई डॉक्टर नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हराने के बाद नैतिक आधार पर कि गांधी जी का हम समर्थन करते और बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। और अलग करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? तो इसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत आई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई। कैबिनेट मिशन योजना फरवरी में प्रस्तावित हुई कि वह भारत आएगी। फरवरी मार्च में भारत आई। फरवरी के एंड में, मार्च के स्टार्टिंग में कैबिनेट मिशन योजना के जो अनुशंसा है, उनकी जो सलाह थी, उस सलाह के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन योजना में 3 प्रमुख सदस्य थे, जो उस समय के भारत सचिव थे सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध वर्ष 1965 में लड़ा गया। वर्ष 1965 का युद्ध भारत में एक बड़ा स्थान रखता है, जहां हमने पाकिस्तानी कीड़ों को मसल दिया, यानी पाकिस्तानियों को करारी हार दी। 1965 का वॉर भारत निर्णायक तरह से जीता। जब पाकिस्तान भारत को 1962 के भारत और चीन के बीच झड़प के बाद कमजोर समझ रहा था, वहां हमारे देश के बड़े ही काबिल प्रधानमंत्री, जो व्यक्तित्व के सरल थे लेकिन इरादों के अटल थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया और जवान उठ खड़े हुए, किसानों ने मदद की और हमने पाकिस्तानियों को नेस्ता नाबूद कर दिया उस लड़ाई में। तब उसके बाद ताशकंद का समझौता हुआ, जहां रहस्यमयी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष 2 सिख अंगरक्षकों ने की? इंदिरा गांधी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 के बाद 2 सिख अंगरक्षक, जिन्होंने रजिस्टर को चेंज करके ड्यूटी पर लगे हुए थे, दूसरी ड्यूटी को हटा के, और उन्होंने अपनी जो आर्म्स है उस आर्म से आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा शरीर छलनी कर दिया। और उसके बाद भारत में बहुत बड़े पैमाने पर, भीषण पैमाने पर नृशंस सिख दंगे हुए, जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। तो यह हत्या 2 सिख अंगरक्षकों ने की। वो तिथि थी 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 को मिसेज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है।
आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन है? बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं दोस्तों। एक संप्रदाय है बौद्ध धर्म का महायान और दूसरा संप्रदाय है हीनयान। अंग्रेजी में इसी को बोले तो ग्रेटर व्हीकल कहते हैं और इसको लेसर व्हीकल कहते हैं। दोनों संप्रदायों में एक बड़ा फर्क यह है कि यह संप्रदाय मूर्ति पूजा, यज्ञ, मूर्ति पूजा, अनुष्ठान, तमाम तरह के आडंबर जो आधुनिक समय में है उन पर विश्वास रखता है। कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा, इन चीजों पर विश्वास करते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं और भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं। और भगवान बुद्ध मानते हैं कि भगवान बुद्ध की कृपा होगी तो लोगों को निर्वाण प्राप्ति मिलेगी और एक जीवन बेहतर होगा। हीनयान भगवान बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में मानते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ही बौद्ध धर्म का आधार माना जाता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय दिगंबर। इस दोनों शब्दों का जब आप अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि श्वेतांबर यानी जिनके वस्त्र श्वेत हो श्वेतांबर, और अंबर ही जिनके वस्त्र हो उनको दिगंबर, यानी जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर संप्रदाय स्वयं को श्वेत वस्त्र में ढकते हैं। बौद्ध धर्म में कितनी मुद्राएं हैं? तो बौद्ध धर्म में मुद्राओं की संख्या 10 है। मुद्राओं की संख्या 10 है जो अलग अलग समय पर भगवान बुद्ध ने स्थापित किए और उन मुद्राओं के अलग अलग महत्व भी है, उनके मायने हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मुद्रा है बौद्ध धर्म की भूमि स्पर्श मुद्रा, जो भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात जब वहां आसपास कोई नहीं था तो भगवान बुद्ध ने माँ धरती को कहा कि धरती माँ आप मेरे ज्ञान की साक्षी बने। तो उन्होंने उसी मुद्रा में माँ धरती को छुआ कि मुझे ज्ञान मिला है, आसपास कोई नहीं है, आप तो इसकी साक्षी हैं। तो बौद्ध धर्म में वह मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जानी जाती है। तो मुद्राओं की संख्या 10 है। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति कला की दो शैलियां हैं। तो टू स्कल्पचर्स इन बुद्धिज्म, दो मूर्ति कला की शैलियां कौन कौन सी है? एक प्रसिद्ध शैली है गंधार कला, ये मूर्ति कला की शैली है, और एक शैली है मथुरा कला। मथुरा कला भारतीय कला है और गंधार कला का जो प्रभाव है वो ग्रेको रोमन यानी ग्रीस और रोम, ग्रीस कहते हैं यूनान को हिंदी में, तो यूनान और रोम की कला की झलकियां मिलती है भगवान की बुद्ध की मूर्तियों में, उनके बैठने, उनके सोने, उनके जो चेहरा है, भाव भंगिमा है उसमें, तो उस तरह से दिखाया जाता है। भगवान बुद्ध को यहाँ सोबर दिखाया जाता है तो वहां एक युवा के रूप में, एक तंदुरुस्त नौजवान के रूप में दिखाया जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? यानी कि कहां पर आपने देखा है लिखे हुए ये आदर्श वाक्य मोटो है? तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का ये आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आगे बढ़ते हुए देखते हैं भक्ति पंथ के दो सूत्र के नाम बताएं, यानी टू स्ट्रैंड्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट्स। तो भक्ति आंदोलन की दो शाखाएं देख सकते हैं, वो कौन कौन थी? भक्ति आंदोलन की दो शाखाएं, एक शैव जो शिव के उपासक थे और वैष्णव जो विष्णु के उपासक थे। जैसे भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को मानने वाले लोग वैष्णव शाखा से संबंधित हैं और भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाए। प्राचीन संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। संस्कृत व्याकरण के रचनाकार है पाणिनि। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? तो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे चरक। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। भारतीय संघवाद किस देश के स्वरूप पर आधारित है? कनाडा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघवाद एक अमेरिका के संघवाद पर आधारित नहीं है। भारतीय संघवाद में केंद्र और राज्य दोनों को पृथक शक्तियां दी गई है और दोनों अपनी शक्तियां
संविधान जो एक मातृ पुस्तक है उससे प्राप्त करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय संघवाद में जो संघ है वो सभी राज्यों से मिलाकर भी बहुत शक्तिशाली है, और भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये कनाडा के संविधान के आधार पर है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है मित्रों 12। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत के प्रबंध से संबंधित है, यानी कि पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है, पंचायत का संचालन किस प्रकार से किया जाता है, पंचायत की शक्तियां क्या है, पंचायत के कार्य क्या है, पंचायत के कार्य करने वाले कौन लोग हैं। तो पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग है। बुग्याल क्या है? 43rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बुग्याल एक प्रकार के ऐसे ऊंचे क्षेत्रों में घास के मैदान होते हैं बुग्याल, और बुग्याल घास के मैदान है। कहां पर घास के मैदान है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बहुत ऊंचाई पर स्थित जो समतल घास के मैदान है उनको बुग्याल कहते हैं, जहां पर उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी है वहां के वे सभी अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं ऊंचे स्थानों पर। तो ये ट्राइब्स है और बुग्याल में चराने को लेके जाते हैं। जो ट्राइब है वो है भूटिया, और भूटिया ट्राइब अपने जानवरों को मवेशियों को चराने लेके जाते हैं। संविधान द्वारा निर्धारित राज्यसभा के सदस्यता की जो उम्र न्यूनतम उम्र है वो क्या है? ये संविधान द्वारा निर्धारित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या जो संविधान में वर्णित है निर्धारित है वो 250 है। संविधान सभा में अनुच्छेद में निर्धारित किस अनुच्छेद में, ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो निर्धारित प्रक्रिया है जो संविधान के संशोधन की बात करता है, यानी कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 368 368। देखते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु की योग्यता है वो क्या है? वो है 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो रिक्वायर्ड रहती है वो है 35 साल। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालयस आर एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है जहां पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो दो पहाड़ों के बीच में वादी है, घाटी है, और हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। एकात्मक शासन व्यवस्था जिसको हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रहती है उसमें सभी शक्तियां किसके हाथों में होती है? तो जाहिर सा बात है कि जब एकात्मक शासन व्यवस्था होती है तो वहां शक्ति केंद्र के पास होती है, यानी केंद्र को हम संघ भी बोलते हैं, और पूरी शक्ति का जो नियंत्रण है वो केंद्र के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा उनको उनके पद से पद मुक्त किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद मुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को, बॉस को अगर हटाना है तो प्रक्रिया लगेगी महाभियोग, जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, और ये चलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में। बारदोली सत्याग्रह भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी आंदोलन के बाद
वल्लभ भाई पटेल के नाम में बारदोली की महिलाओं ने एक उपाधि दी, बड़ा सम्मानित उपाधि, सरदार यानी नेता। आगे देखते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित थी। तो हरित क्रांति एक प्रकार की ऐसी क्रांति थी, इस क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था और बढ़ाकर भारत को अन्न के मामले में स्वावलंबी बनाना था, कोई भूखा न मरे, फिर से भारत में भूखमरी की स्थिति न आए। हरित क्रांति जब भारत में आई तो उन्नत किस्म के बीज, मशीनीकरण, उसके साथ प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया। बीज के साथ खाद्य, जो खाद होते हैं, फर्टिलाइजर हैं, उसके साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, मार्केट की फैसिलिटी, किसानों को ऋण देना, ये सब कुछ का जो सामूहिक प्रयास था उसका परिणाम आया कि भारत में हरित क्रांति आई। शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा रचना है अबू अल कासिम फिरदौसी की। अबू अल कासिम फिरदौसी की रचना है, जिसको हम सिंपली फिरदौसी बोलते हैं। फिरदौसी ने 1010 यानी कि 1010 में ये रचना की और इस रचना में 60,000 चौपाइयां हैं। तो 60,000 चौपाइयां हैं इस रचना में, शाहनामा में, और बहुत सारे जो राजा हैं उनकी रचना है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कि इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। रुपया नामक एक नया सिक्का पहली बार किसके द्वारा चलाया गया? तो पहली बार चलाया गया कनिष्क के द्वारा। बाद में शेरशाह सूरी ने भी अपना जो मुद्रा चलाया उसको रुपया ही नाम दिया, जिसको हम आज भी चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिन्हें अकबर ने बड़ा सम्मान किया, वो विद्वान कौन थे? तो विद्वान थे विद्वान का नाम था हिरविजय सूरी, जिनके प्रति अकबर, सम्राट महान अकबर भी बड़ा सम्मान रखता था और सम्मानित किया। हैदराबाद को भारतीय राज्य द्वारा अधिगृहित किया गया, यानी किस माध्यम से अधिगृहित किया गया? तो हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और ये कार्य किया गया किस वर्ष? तो ये वर्ष था सितंबर 1948 में, और सरदार पटेल के नेतृत्व में पुलिस को भेजा गया और हैदराबाद को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया। गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? गांधी जी कहते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी के अनुसार धर्म वह है जो धर्म सत्य, अहिंसा का विचार सिखलाता है। धर्म आत्मज्ञान की बात बताता है। धर्म कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति को ट्रू रियलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि खुद का, स्वयं का रियलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद सभी जीवों पर दया होनी चाहिए। गांधी कहते हैं कि धर्म किताबों में नहीं है, धर्म कर्मकांडों और रीति रिवाजों, अनुष्ठानों में नहीं है, धर्म किसी पवित्र पुस्तक में नहीं है, धर्म लोगों के आचरण में है। और उस धर्म की शुरुआत होती है सनातन धर्म से। तो गांधी की विचारधारा में धर्म वही है जो हम कुछ भी करते हैं, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना, जो भी जीव जंतु है उनके प्रति, स्वयं का आत्मज्ञान रखना, जीवन का हमारा जो विचार है उन विचारों में शुद्धता हो, हमारे कर्म में शुद्धता हो, ये गांधी कहते हैं। बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर क्वेश्चन देखेंगे कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबद के आकार की छत वाली अर्धवृत्ताकार संरचना को क्या कहते हैं? तो भगवान बुद्ध के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो वस्तुएं थी वे, या उनके शरीर के कोई भी ऐसे अंग हैं वे, उन अंगों के ऊपर सम्राट अशोक से लेकर आने वाले समय में बहुत सारे एक इमारत बनाई गई, या आप कह सकते हैं कि संरचना बनाई गई। तो एक संरचना ऐसी है जो अर्धवृत्ताकार संरचना है, और उस अर्धवृत्ताकार संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? इसको डील कर लिए थे, तो ये एक बार और टाइप हो गया था।
आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अकबर के इतिहासकार आईने अकबरी। अकबर नामा का एक अंश है आईने अकबरी, और आइन को लिखा अकबर के राज लेखक यानी अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने। बड़ा प्रेम करता था अकबर अबुल फजल को, और अबुल फजल एक महान इतिहासकार थे। अमुक्त माल्यद एक प्रसिद्ध रचना है, विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की रचना है, जो तुलु वंश से संबंधित है। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई? तो वह स्थान था बेबीलोन। अमीर खुसरो एक संगीतकार भी थे और कवि भी थे, जिनको जाना जाता है ज्यादातर किनके साथ? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए लिखने के लिए। कई मैंने सुना है कहीं कि 7 से अधिक जो राजाओं का, बादशाहों का उन्होंने काल देखा है। तो एक महान संगीतकार और कवि थे। इनके अगर गुरु का नाम आप जानेंगे तो इनके जो गुरु थे, पीर थे, वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। और इसीलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के नाम पर दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन, जहां से इस एरिया से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इस सेंट्रल इंडिया से जो ट्रेनें हैं वो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक काफी जाया करती है। चौरी चौरा हत्याकांड यानी चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि एक ऐसी हत्याकांड थी जहां गुसाई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन पर में आग लगा दी, जिसमें पुलिसकर्मी 22 से अधिक पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया? तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कब बुलाई? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी 250 ईसा पूर्व में, बिफोर कॉमन एरा। और ये परिषद बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। इस परिषद में एक महत्वपूर्ण चीज का निर्मित की गई कि बौद्ध धर्म में जो पिटक है, उस पिटक में से पाली जो पिटक है, उस पिटक में एक अलग पिटक बनाया गया जिसका नाम दिया गया अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन है उसमें। और ये पाटलिपुत्र में लाई गई थी कि बौद्ध धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त करना है, जो लोग लग्जरी को प्रेम करने लगे हैं उसको समाप्त करना है, और बौद्ध धर्म की कमियों और पाप की चीजों को शुद्ध करके साफ करना है। और अशोक ने जो मॉडर्न डे पटना है वहां पर बुलाई थी। अरविंद घोष, जिनको अरविंद और अरविंदो घोष भी लिखते हैं, तो अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम षड्यंत्र में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि जो बाल गंगाधर को दी गई वो उनके कार्य के लिए दी गई। जब 1899 में जब उनका केस चल रहा था और उन्होंने निडर होके उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, तो वहाँ जो लोग थे कांग्रेस के लोगों ने लोकमान्य कहा कि, और उन्होंने केसरी मराठा जैसी न्यूज़पेपर जर्नल स्टार्ट की, और उसके साथ साथ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, ऐसा नारा लगाया। बांग्लादेश का जो गठन हुआ वो वर्ष 1971 में हुआ, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ, जिसको डियर पार्क भी कहा जाता है, वहां अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में एक प्रसिद्ध उपदेश दिया। और ये उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जो हिरन है वो उसी का प्रतीक है कि जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो बैकग्राउंड में एक हिरन चल रही थी, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। आगे देखते हैं बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर जाना जाता है वहां के गोल गुंबद के लिए, जो आदिल शाही वंश के राजा ने बनाया। तो बीजापुर जाना जाता है गोल गुंबद के लिए। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी, यानी बुद्ध का अर्थ है
कि जो जानता है, वेद का भी अर्थ है जानना, तो जो जान जाए वो बुद्ध है। यानी बुद्ध का अर्थ अंग्रेजी में लिखते हैं एनलाइटन, यानी जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध धम्म और संघ जैसे बोलते हैं एक साथ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो इनको बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा है। ये आगे देखते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था। आशा करता हूं कि केवीएस विजेता एकेडमी के इस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मंच से आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें, अपेक्षित है आप सभी से, और अपना बहुत सारा स्नेह हमारे इस संस्थान को दें। तो पुनः जल्दी मिलेंगे हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद आप सभी का, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।